चैप्टर्स 1349, 1350, 1351, 1352 चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 1349, फैंग युआन का प्लान। व्हाइट रैबिट को माना फैंग युआन ने अपनी बंद कमरे वाली कल्टिवेशन के दौरान जमा हुए मामलों को सुलझाना शुरू कर दिया। लेडी व्हाइट रैबिट मुझसे मिलना चाहती है? किस लिए? फैंग युआन ने इन्फॉर्मेशन पाथ के तरीकों से वुअन से पूछा। जल्द ही फैंग युआन लेडी व्हाइट रैबिट का इरादा समझ गया। उससे नहीं मिलना है, उस जाने को कहो। फैंग युआन ने बेरहमी से माना कर दिया। वू क्लैन का इमोर्टल गू हाउस एक दिन में पहुंचने वाला था। फैंग युआन लेडी व्हाइट रैबिट को अपने साथ ले जाने वाला नहीं था, उस यहां रहने के लिए एक मोहरे की जरूरत थी। भले ही वो सुपर गू फॉर्मेशन में ना हो, लेकिन एक मोहरे का बाहर होना भी ठीक था। ऑफ कोर्स इसमें बहुत बड़ा रिस्क था। आखिरकार लेडी व्हाइट रैबिट और वू यी है का रिश्ता काफी गहरा था, ये बात सब जानते थे। लेकिन मोहरों को अपनी कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। जब फैंग युआन ने लेडी व्हाइट रैबिट को अपने पास रखा था, तो उसकी खूबसूरती या प्यार की वजह से नहीं, बल्कि वो सिर्फ उसकी पूरी वैल्यू निकालना चाहता था। एक दिन ही बचा है, मैं इसे बर्बाद नहीं कर सकता, क्या पता ड्रीम रेल्म में ही कुछ हाथ लग जाए। लेकिन बदकिस्मती से फैंग युआन को ऐप भी सिर्फ अजीबोगरीब बेमतलब के ड्रीम रेल्म्स हाई मिल रहे थे। ये सच में अफसोस की बात थी। इस आखिरी वक्त में यूज लगातार बेमतलब के ड्रीम रेल्म्स मिल रहे थे, उसकी किस्मत काफी खराब थी। अगर वो रियलिस्टिक ड्रीम रेल्म्स होट, तो कम से कम उसकी थोड़ी ग्रोथ तो होती। सुना है कि याओ क्लैन के पास काफी रियलिस्टिक ड्रीम रेल्म्स हैं। कितने अफसोस की बात है, अनडेमोनिक पाथ गू इमोर्टल्स के पास इस्तेमाल करने के तरीके नहीं हैं, लेकिन उन्हें रियलिस्टिक ड्रीम रेल्म्स मिल जाते हैं। फैंग युआन कियाओ क्लैन के पास नहीं जा सकता था। वो उनका इलाका था। अगर वहां उसके ड्रीम रेल्म्स एक्सप्लोर करने का तरीका एक्सपोज हो गया, तो फैंग युआन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। उसी वक्त कियाओ क्लैन के एरिया में एक दिन और बचा है। हमारे निकलने से पहले तुम्हारा ड्रीम रेल्म एक्सप्लोरेशन ऐप खत्म होने वाला है। अपने टाइम का सही इस्तेमाल करो, और हां, हमारा कियाओ क्लैन तुम्हारे ढूंढे हुए ड्रीम पाथ मटेरियल्स को खरीदने के लिए हमेशा तैयार है। कियाओ बो ने फेरी मियाओ येन और दूसरे डेमोनिक पाथ गू इमोर्टल्स को मैसेज भेजा। और एक्सप्लोरेशन की जरूरत नहीं है, हम अभी खत्म कर सकते हैं। फेरी मियाओ येन ने कियाओ बो को देखकर मुस्कुराई। कियाओ बो एकदम से होश खो बैठा। वो फेरी मियाओ येन को यहां कई बार ड्रीम रेल्म एक्सप्लोर करने लाया था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने फेरी मियाओ येन को इतनी गहरी मुस्कान के साथ उस देखते हुए पाया था। एक पाल में ही उसका दिल जोर से धड़का और उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। लेकिन जल्द ही उसका शरीर कांप उठा। एक हल्की सी आवाज गूंजी। कियाओ बो की एड़ी की पुतलियां सुई की नोक जितनी छोटी हो गईं। उसने नीचे अपनी छाती की तरफ देखा। वहां तेज नाखूनों वाला एक हाथ उसकी पीठ को चीरता हुआ उसकी छाती से बाहर निकल आया था। उसने सीधे उसके दिल को तबाह कर दिया था, और एक ठंडी बर्फ भी उसके घाव के आसपास फैल रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कियाओ बो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। उसकी जान चली गई और वो एक बर्फ का स्टैचू बन गया। कियाओ बो मार गया। उसके पीछे बाइनिंग बिंग ने बिना किसी एक्सप्रेशन के अपना हाथ वापस खींच लिया। हवा में क्रिस्टल के टुकड़े बिखर रहे थे। उसका हाथ बर्फ की तरह सफेद था। खून के सारे निशान बर्फ के साथ ही साफ हो गए थे। वक्त आ गया है, चलो शुरू करें। तीसरा गू इमोर्टल बाहर निकला। उसकी शक्ल बदल गई और उसने अपना असली रूप दिखाया। वो और कौन हो सकती थी सिवाय ही लूलन के? क्या लॉर्ड वू यी है सच में मुझसे मिलना नहीं चाहते? लेडी व्हाइट रैबिट की आंख में आंसू जब उसने वुअन को देखा। वुअन ने एक आ भरी और अपना सर हिलाया। चली जाओ, कोई जल्दी नहीं है, तुम उनसे फ्यूचर में फिर मिलोगी। जब तक तुम इमोर्टल अपॉर्चुनिटी बिजनेस को ठीक से संभालोगी, शायद लॉर्ड वू यी है फ्यूचर में तुम्हें इनाम दे। ठीक से संभालूंगी? ही। लेडी व्हाइट रैबिट की आंखें अचानक काली हो गईं। उसकी काली आंख में एक ठंडी रोशनी चमक रही थी। ये बदलाव देखकर वुअन अलर्ट हो गया। उसने एक कदम पीछे लिया। लेडी व्हाइट रैबिट, तुम क्या कर रही हो? कोई गलत हरकत मत करना। लेडी व्हाइट रैबिट की आवाज भी बदल गई थी। व्हाइट रैबिट के बारे में बात मत करो। मैं वो कमजोर बेवकूफ नहीं हूं जो इस जालिम और बेदर्द आदमी से अंधा प्यार करती है। याद रखो, मैं ब्लैक टाइग्रेस हूं। HMPH, कैसी ब्लैक टाइग्रेस? तुम लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। भले ही मेरा वो क्लैन मुश्किल में है, लेकिन तुम जैसे छोटे मोटे किरदारों को भूल जाना चाहिए कि वुअन ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि उसका गुस्से वाला चेहरा एकदम से खौफ में बदल गया। यूज महसूस हुआ कि वो हिल नहीं सकता। इतना ही नहीं,
उसका जिस्म और रूप पिघल रहे थे, जमीन पर काले पानी में बदल रहे थे। ये कैसा किलर मूव है? वे इसकी चपेट में कब आया? इसी वक्त ब्लैक टाइग्रेस की ठंडी आवाज वुअन के कानों में पड़ी। मजे लो, यह वो ये है के लिए था। अफसोस की बात है कि वो उससे मिल नहीं पाए। उसके इतना कहते ही वुअन पूरी तरह से पिघल कर काले पानी के एक पूल में बदल गया। बूम बूम बूम। वुअन के ब्लैक टाइग्रेस के जबरदस्त किलर मूव से मरने के ठीक बाद सुपर गू फॉर्मेशन जोर से हिलने लगा। सुपर गू फॉर्मेशन पर हमला हो रहा था। ये क्या हो रहा है? यहां के राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स ने फौरन रिएक्ट किया। कोई गू फॉर्मेशन पर हमला कर रहा है। वो गू फॉर्मेशन के अंदर से हमला कर रहे हैं। जल्द ही चीगी, जो यहां ची क्लैन का लीडर था, ने प्रॉब्लम का पता लगा लिया और राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स को इन्फॉर्म किया। इमॉर्टल्स के दिल डूब गए। सुपर गू फॉर्मेशन का डिफेंस बेहद मजबूत था, लेकिन वो अंदर और बाहर में बनता हुआ था। सुपर गू फॉर्मेशन पर अंदर से हमला करना और बाहर से हमला करना दो अलग अलग बातें थी। बिना किसी शक के अंदर से हमला करना कहीं ज्यादा तबाही मचा सकता था। प्रॉब्लम कियाओ क्लैन के एरिया में है। कियाओ क्लैन के एरिया के पास मौजूद राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स ने जल्दी से मैसेज भेजा। लानत है, मैंने कहा था कि ये इमॉर्टल अपॉर्चुनिटी बिजनेस प्रॉब्लम्स खड़ी करेगा। कियाओ क्लैन आग से खेल रहा है। देखो अब क्या हुआ। बाक्वैन फंग चिल्लाया। आखिरकार बा क्लैन ने इस इमॉर्टल अपॉर्चुनिटी बिजनेस में हिस्सा नहीं लिया था। उसके इतना कहते ही कई राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स चुप हो गए। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ऐसी सिचुएशन में भी मेरे ची क्लैन के एंसेस्टर ने इसके खिलाफ तैयारी की थी। इस सुपर गू फॉर्मेशन के अंदर फॉर्मेशंस हैं, टोटल 4 लेयर्स हैं। सिर्फ ये डिमोनिक पाथ गू इमॉर्टल्स हमारी सबसे बाहरी लेयर को नहीं तोड़ सकते। चीगी ने सबका मोराल बढ़ाने और अपनी अजीब सी सिचुएशन को संभालने की कोशिश की, क्योंकि ची क्लैन भी इमॉर्टल अपॉर्चुनिटी बिजनेस के शुरू करने वालों में से एक था। सही कहा, ये बस कुछ चूहे हैं। राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स शांत हो गए। लेकिन उसी लम्हे बूम, कई जोर से धमाके हुए और गू फॉर्मेशन फिर से हिला। इस बार इसकी शिद्दत पहले से कई गुना ज्यादा थी। कई गू वॉर्म्स मर गए और काफी सारे इमॉर्टल गू तबाह हो गए। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? चीगी शॉक में था। उन्होंने सच में हमारा फॉर्मेशन कोर ढूंढ लिया? ओह नहीं, सामने वाला पूरी तैयारी के साथ आया है। वो अचानक हमला नहीं कर रहे। वो अंदर और बाहर दोनों तरफ से हमला कर रहे हैं। गू फॉर्मेशन के बाहर भी थोड़ी देर पहले एक जबरदस्त हमला हुआ था। रोको उन्हें। जल्दी से गू फॉर्मेशंस को एक्टिवेट करो। कुछ लोगों को साइट पर भेजो एंड डेमोनिक पाथ के कमीनों को खत्म करो। क्या वो क्लैन और कियाओ क्लैन के गू इमॉर्टल्स सब मर गए? कोई है वहां? राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स एक दूसरे को मैसेज भेजे रहे थे। पूरा सीन काफी केओटिक था। ये क्या हो रहा है? वू क्लैन के एरिया के हॉल में फैंग युआन की तेवर चढ़ी हुई थी। वो गू फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके अभी अभी हुई सिचुएशन को देख रहा था। उसने अभी अभी अपना किलर मूव प्रैक्टिस किया था। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि वो तैयार ही नहीं था। गू फॉर्मेशन से फैंग युआन को इन्फॉर्मेशन मिली। लेडी व्हाइट रैबिट का बदलाव और वुअन का कत्ल, उस सब कुछ पता चल गया। लेडी व्हाइट रैबिट एक गद्दार है। वो एकदम अलग इंसान बन गई है और उसका टारगेट मेन था। फैंग युआन की तेवर और गहरी हो गई। उसने फौरन व्हाइट रैबिट को मारकर वुअन का बदला लाने का फैसला किया। सिर्फ वो ये है कि आइडेंटिटी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि फैंग युआन को सुपर गू फॉर्मेशन की स्टेबिलिटी बनाए रखनी थी। यूज लेडी व्हाइट रैबिट को मारना हाई था। सोचा ना था कि इतनी बड़ी चूक हो जाएगी। ये है, मेरी तरफ का गू फॉर्मेशन पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर है। आकर मेरी मदद करो। कियाओ सी ल्यू ने फैंग युआन को मदद के लिए पुकारा और साथ ही बाइनिंग बिंग के कियाओ बो को मारने का सीन भी भेजा। यह इन्फॉर्मेशन मिलते ही फैंग युआन का एक्ट करने का इरादा हवा हो गया। बाइनिंग बिंग, हे लू लैन, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? समझ गया, यह शैडो सेक्ट का काम है। फैंग युआन का दिल कांप गया। वो अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। उसकी ऊँग से तेज रोशनी निकल रही थी। शैडो सेक्ट का पता चलने के बाद भले ही उसके अंदर कत्ल करने का इरादा था, लेकिन बाहर जाने का उसका ख्याल ही खत्म हो गया। मजाक है क्या? शैडो सेक्ट के पास एक रैंक 8 का वजूद था। फैंग युआन ने ये रिवर्स फ्लो रिवर की लड़ाई में देखा था। किसे पता वो पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क कहाँ है? हो सकता है वो आसपास ही हो। वो ये है कि बाहर आने का इंतजार कर रहा हो। भले ही मेरे पास इमॉर्टल किलर मूव रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील है, जो रैंक 8 वजूद से बचा सकता है, लेकिन जैसे ही मैंने यूज इस्तेमाल किया, मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी।
जब से शैडो सेक्ट ने लेडी व्हाइट रैबिट को मुझे मारने भेजा है, इसका मतलब साफ है कि उन्हें अभी तक पता नहीं चला कि मेन वू यह का भेस बदले हुए हूं। वरना वो सिर्फ लेडी व्हाइट रैबिट को नहीं भेजते। क्या करूं? फैंग युआन तेजी से सोचने लगा। अपने विजडम पथ के तरीकों का इस्तेमाल करते हुए फैंग युआन के दिमाग में ख्यालत तेजी से दौड़ने लगे, तूफान की तरह। शैडो सेक्ट का इरादा साफ है, वो स्पेक्ट्रल सोल की इनर बॉडी को बचाना चाहते हैं। शैडो सेक्ट के पास जरूर कोई ट्रम्प कार्ड्स होंगे, मुझे अभी चुपचाप ऑब्जर्व करना चाहिए। यह सुपर गू फॉर्मेशन कोई मजाक नहीं है, इसका इस्तेमाल करके हम रैंक 8 गू इमॉर्टल्स के ओं से बच सकते हैं। मुझे खुद को एक्सपोज नहीं करना चाहिए। फैंग युआन ने जल्दी से अपना प्लान बना लिया। और कियाओ सीलियू का क्या? तुम मारो या जियो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? ये है, जल्दी आओ। कियाओ सीलियू ने फिर से जोर दिया। फैंग युआन का एक्सप्रेशन ठंडा था, उसने फौरन माना कर दिया, रुको, यहां कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वुअन को लेडी व्हाइट रैबिट ने मार दिया है, मैं इस कातिल को छोड़ नहीं सकता। क्या? तुम अपना ध्यान रखना। कियाओ सीलियू शॉक में थी, लेकिन उसने फिर भी फैंग युआन के लिए कुछ चिंता भरे शब्द कहे, ये जाने बिना कि उसने अपने दिमाग में उस पहले ही छोड़ दिया था। कियाओ सीलियू का सामना फेरी मियाओयिन, हे लुलैन और बाइनिंग बिंग से हो रहा था। वो एक रैंक 7 गू इमॉर्टल थी, फेरी मियाओयिन की तरह, जबकि ही लुलन और बाइनिंग बिंग रैंक 6 थे। इसलिए कियाओ सीएल_यू के पर्सपेक्टिव से सिचुएशन कंट्रोल से बाहर नहीं थी। उसकी नज़र फेरी मियाओयिन पर टिकी थी। तुम सब खत्म हो चुके हो, सुपर गू फॉर्मेशन पहले हाई एक्टिवेट हो चुका है, तुम सब यहां फंस गए हो, अभी सरेंडर कर दो और मेरे क्लैन के स्लेव गू इमॉर्टल्स बन जाओ, शायद तुम जिंदा बच सको। ही, फेरी मियाओयिन हंसी। अच्छा, ऐसा है क्या? चैप्टर 1350। ग्रे नाइट ने फॉर्मेशन तोड़ दिया। ठीक उसी वक्त एक जबरदस्त ताकतवर और सुपर गू फॉर्मेशन के बाहर से फुट पड़ा। जल्द ही गू फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहे राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स ने ये नोटिस कर लिया। आगे एक बहुत स्ट्रांग ऑरा है। इतना इंटेंस ऑरा, बहुत पावरफुल। एक रैंक 8 गू इमॉर्टल? राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स की सांसें अटक गईं। कहीं ये पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क तो नहीं? हॉल के अंदर बैठे फैंग युआन ने ध्यान से देखा। नहीं, ये गू इमॉर्टल नहीं है, ये एक इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट है। ये असल में? उसके अपनी बात पूरी करने से पहले ही बम। पूरा का पूरा सुपर गू फॉर्मेशन एक ऐसे जबरदस्त हमले का शिकार हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। पूरा गू फॉर्मेशन जोर से हिला, गू फॉर्मेशन के अंदर बने हुए हॉल्स तबाह हो गए, वो टूटकर बिखर गए। एक पाल में ऐसा लगा जैसे कयामत आ गई हो। पूरा गू फॉर्मेशन टूटकर खुल गया था, लेकिन राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स को ज्यादा चोट नहीं आई थी। ये एक गू फॉर्मेशन और एक किलर मूव के बीच का फर्क था। भले हाई गू फॉर्मेशंस फॉर्मेशन पाथ के किलर मूव्स होते हैं, लेकिन एक बार गू फॉर्मेशन सेट हो जाने के बाद वो गू वॉर्म्स और एनवायरनमेंट के हिसाब से काम करता है। जब वो तबाह होते हैं तो गू इमॉर्टल को कम तकलीफ होती है। ऑफ कोर्स एंशिएंट बैटल फॉर्मेशंस अलग होते थे। एक बार एंशिएंट बैटल फॉर्मेशंस तबाह हो गए तो गू इमॉर्टल्स को बहुत बड़ा झटका लगता था, खासकर फॉर्मेशन के मेन कंट्रोलर को। कैंस हर तरफ धूल और धुएं छा गया था। जिस हॉल में फैंग युआन था वो पूरी तरह से गिर चुका था, उसके कोने वापस मॉर्टल गू में बदल रहे थे, मारे हुए गू वॉर्म्स बारिश की तरह नीचे गिर रहे थे। सुपर गू फॉर्मेशन में एक बड़ा सा छेद हो गया था। वो ड्रीम रेल्म जो पहले पूरी तरह से छुपा हुआ था अब एक्सपोज हो गया था। कई राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स उस छेद के पास खड़े खाली इंजन से बाहर देख रहे थे। वहां एक बहुत बड़ा सा जिस्म रैम्पेज कर रहा था। ये एक इंसानी शक्ल का इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट था। वो 2 पैरों पर खड़ा था और उसके 2 बड़े बड़े कैनावरों जैसे पंजे उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका जिस्म स्याही की तरह काला था। गू इमॉर्टल्स, इतने सारे गू इमॉर्टल्स, मुझे खाना है, मुझे तुम सबको खाना है। तुम्हें खाने के बाद मैं इंसान बनने के और करीब आ जाऊंगा। इस इंसानी शक्ल के इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट ने धीमी आवाज में गुर्राया। वो बेहद एक्साइटेड था। ये है। एक राइचस पाथ गू इमॉर्टल ने अस इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट की तरफ इशारा किया, शौक से हकलाते हुए। जुओ ये हुई। फैंग युआन ने अनजाने में अपने दांत पीस लिए, उस पर जबरदस्त प्रेशर महसूस हो रहा था। जैसे ही उसने इस इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट को देखा, फैंग युआन को लगा जैसे वो किसी सपने में है, लेकिन आसपास के गू इमॉर्टल्स की चीखें, टूटे हुए हॉल्स और बिखरते हुए सुपर गू फॉर्मेशन ने याद दिलाया कि ये कोई सपना नहीं था। फैंग युआन ने कभी नहीं सोचा था कि जुओ ये हुई यहां आ जाएगा।
इस लेजेंडरी इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट ने सदर्न बॉर्डर में बहुत ज्यादा दुख और मौत का मंजर दिखाया था। सदर्न बॉर्डर के सभी राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स इसके बारे में जानते थे। ज़ुओ ये हुई के आने से राइचस पाथ वालों के दिल हिल गए, उनका मराल एकदम नीचे गिर गया। ये एक रैंक 8 गू इमॉर्टल्स के बराबर का पावरफुल वजूद था। खासकर जब सुपर गू फॉर्मेशन तबाह हो चुका था, तो ये रैंक 6 और 7 गू इमॉर्टल्स इसका सामना कैसे करते? अपने जिस्म से 5 रीजन्स की इस बड़ी सी दुनिया में सिर्फ डुहाई लॉग द जो रैंक 7 होकर रैंक 8 का मुकाबला कर सकते थे, वो द फंग जियुगे और ल्यू गुआनयी। हमें डेट रहना होगा। घबराओ मत, हमारे गू फॉर्मेशन में 4 लेयर्स हैं। वो सिर्फ सबसे बाहरी चौथी लेयर थी जो टूटी है। हिलना शुरू करो, अगली लेयर के गू फॉर्मेशन में आ जाओ। ऐसे जरूरी वक्त पर चीगी बोल पड़ा। वो इस जगह पर ची क्लैन का लीडर था। ये सुपर गू फॉर्मेशन ची क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर चीकुयो ने बनाया था। चीगी को नेचुरली कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन पता थी जो दूसरों को नहीं थी। जैसा सोचा था, गू फॉर्मेशन एक्टिवेट हुआ और एक तेज रोशनी से चमक उठा। टूटना गिरना रुक गया और बाहरी फॉर्मेशन को पूरी तरह से छोड़ दिया गया। अंदर एक नई डिफेंस लाइन बन गई। गू फॉर्मेशन की तीसरी लेयर ज़ुओ ये हुई के सामने आ गई। उसने पूरे ड्रीम रेल्म को कवर नहीं किया था, वो दिख रहा था, लेकिन ड्रीम रेल्म का ज्यादातर हिस्सा अभी भी गू फॉर्मेशन से ढका हुआ था। राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स जल्दी से अंदर चले गए। फैंग युआन भी उन्हीं में से एक था। यूज जाना पड़ा। शैडो सेक्ट को वो ये है कि असली आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था, वरना शैडो सेक्ट, जिसके पास एक विजडम पाथ रैंक 8 गो इमॉर्टल था, सिर्फ लेडी व्हाइट रैबिट को फैंग युआन को मारने के लिए नहीं भेजता। दुश्मन खुले में था जबकि वो छुपा हुआ था। ये एक साफ एडवांटेज था। साथ ही फैंग युआन के पास एक और एडवांटेज था, वो था इमॉर्टल गू हाउस। वू क्लैन का एक इमॉर्टल गू हाउस रास्ते में था। ज्यादातर गू फॉर्मेशंस हिल नहीं सकते थे, लेकिन इमॉर्टल गू हाउसेस हिल सकते थे। और इमॉर्टल गू हाउसेस की पावर यूटीएनआई हाई बढ़ जाती थी। जितना इमॉर्टल एसेंस इस्तेमाल किया जाता था, वो रैंक 8 गू इमॉर्टल्स का मुकाबला कर सकते थे। एक इमॉर्टल गू हाउस के डिफेंस और एस्कॉर्ट के साथ फैंग युआन के पास इस जगह से निकलने का ज्यादा चांस था। लेकिन पहले वू क्लैन का इमॉर्टल गू हाउस रास्ते में एक अनजानी मुश्किल की वजह से लेट हो गया था। क्या ये शैडो सेक्ट का काम था? फैंग युआन ने सोचा और उसके ख्यालात और गहरे हो गए। TCH, कितना झंझट है। बाइनिंग बिंग ने गू फॉर्मेशन की तीसरी लेयर के डिफेंस को देखकर तेवर चढ़ाए। इसे तोड़ना मुश्किल है। हे लू लैन ने आ भरी। इसी वक्त यिंग वूजी ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया, उन्हें मैसेज भेजते हुए, चिंता मत करो, बस बचते रहो। फेरी मियाओ यिन, बाइनिंग बिंग और ही लूलन के जिस्म कान पे और वो तेजी से पीछे हट गए। अगले हाइपैल ज़ुओ ये हुई ने दहाड़ मारी और एक बिजली की तरह कड़कने वाली आवाज निकली। उसकी आवाज फुट पड़ी और एक सोनिक वेव बनाई, आसपास की हवा को धकेलते हुए और पेड़ों और पत्थरों को उखड़ते हुए एक तूफान सा उठा दिया। इसके बाद ज़ुओ ये हुई ने गहरी सांस ली। उसका पेट फूल गया। उसका पूरा जिस्म अपने साइज से डबल हो गया। फिर उसने अपना खून का प्यासा, तेज दांतों से भरा मुंह खोला और एक बड़ा सा लाइट का बीम तेजी से निकला। ग्रे कलर का लाइट बीम बहुत तेजी से निकला। पलक झपकते ही वो गू फॉर्मेशन की तीसरी लेयर पर जा गिरा। एक अजीब सी खामोशी छा गई। गू फॉर्मेशन की तीसरी लेयर ग्रे लाइट बीम से टकराई और तेजी से ग्रे रंग में रंग गई। पहले भी ज़ुओ ये हुई ने सुपर गू फॉर्मेशन पर हमला किया था। पहले कुछ हमले तो बस आजमाने के लिए थे, लेकिन पिछली बार वाला हमला भी किलर मूव ग्रे नाइट ही था। ही लू लैन, बाइनिंग बिंग और फेरी मियाओ यिन के साथ मिलकर उन्होंने गू फॉर्मेशन की चौथी लेयर को तबाह कर दिया था। ज्यादातर राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स इन हमलों को ठीक से देख नहीं पाए थे, लेकिन इस बार उन्होंने इसे अपनी उंगली से देखा। उन्होंने देखा कि ज़ुओ ये हुई कितना खौफनाक था। ऐसा लगा जैसे आसमान और जमीन रुक गए हों। एक ही रंग ने हर जगह को ढक लिया था। वक्त धीमा चलता हुआ महसूस हो रहा था। एक सांस के लिए बूम, एक और बिजली की तरह का धमाका दुनिया में गूंजा। इमॉर्टल्स के कान के पर्दे फट रहे थे। पूरी दुनिया हिल गई। गू फॉर्मेशन की तीसरी लेयर फट कर अलग हो गई, जैसे पिछला हमला फिर से रिपीट होने वाला हो। राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स के चेहरे पीले पड़ गए। वो अपनी पूरी जान से अपना इमॉर्टल एसेंस गू फॉर्मेशन में डाल रहे थे। जब झटके खत्म हुए तो गू फॉर्मेशन की तीसरी लेयर सिर्फ आधी ही तबाह हुई थी, वो अभी भी मौजूद थी। ये एक सुपर गू फॉर्मेशन था जिसे रैंक 8 गू इमॉर्टल चीकुयो ने खुद बनाया था। सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ फोर्सेस के बहुत सारे इमॉर्टल गू और मोर्टल गू के साथ मिलकर
अब ये अपनी ताकत दिखा रहा था। उसने लेजेंडरी इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट ज़ुओ ये हुई के सिग्नेचर मूव को रोक लिया था। राइचस पाथ गु इमोर्टल्स में से कोई जख्मी नहीं हुआ या मारा। मैं अभी भी जिंदा हूं। कोई खुशी से रोने ही वाला था। ये ज़ुओ ये हुई का सिग्नेचर मेथड है, इमोर्टल किलर मूव, ग्रे नाइट। हमने उस रोक लिया। कोई जोर से चिल्लाया। चीगी के माथे पर पसीना था। उसने कहा, यह सुपर गु फॉर्मेशन है जिसे मेरे क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ने बनाया है। यह कैसे तबाह हो सकता है? अगर उन्होंने पहले अंदर और बाहर दोनों तरफ से हमला ना किया होता तो शायद चौथी लेयर अभी भी सलामत होती। इमोर्टल किलर मूव ग्रे नाइट, ये मेरे ड्रीम रेल्म वाले से अलग है। क्या इसका फॉर्म बदल दिया गया है? इतने सालों बाद ग्रे नाइट को जरूर मॉडिफाई किया गया होगा। क्या ज़ुओ ये हुई ने इसे मॉडिफाई किया? या उस मदद मिली? क्या ये मदद शैडो सेक्ट से है? अजीब है। अगर उनके पास ज़ुओ ये हुई जैसा हथियार था तो शैडो सेक्ट ने यूज सॉवरन इमोर्टल फीटस गु रिफाइन करते वक्त क्यों नहीं इस्तेमाल किया? क्या वो यूज कंट्रोल नहीं कर सकते थे? या ये सब यूएस रैंक 8 गु इमोर्टल की वजह से है? फैंग युआन गहरी सोच में डूब गया। फेरी मियाओ यिन, बाई निंगबिंग, ही लू लैन, वो फिर से सुपर गु फॉर्मेशन के पास आ गए। सुपर गु फॉर्मेशन की टूटी हुई तीसरी लेयर को देखकर उन्हें ना तो शौक लगा और ना ही निराशा हुई। क्योंकि वो अकेले नहीं आए थे, वहां यंग वुजी था और साथ ही कई डिमोनिक पाथ गु इमोर्टल्स और लोन इमोर्टल्स भी थे। शैडो सेक्ट के पास मैनपावर की कमी थी, लेकिन रिसोर्सेज की नहीं। आमतौर पर डिमोनिक पाथ गु इमोर्टल्स और लोन कल्टिवेटर्स के पास कल्टिवेशन रिसोर्सेज की कमी होती थी। वो पूरी जिंदगी रिसोर्सेज के पीछे भागते थे। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ने बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च करके डिमोनिक पथ और लोन इमोर्टल्स का एक बैच तैयार किया था। इंसान दौलत के लिए मरता है और परिंदे दाने के लिए, पैसा दुनिया को घूमता है। ऑफ कोर्स, यह सदर्न बॉर्डर गु इमोर्टल्स बेवकूफ नहीं थे। ज़ुओ ये हुई के आने और ग्रे नाइट इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने यंग वुजी को फॉलो करना शुरू किया और सामने आए। दूसरी तरफ, इससे ये पता चलता है कि शैडो सेक्ट को वक्त और इंसानी जज्बातों की अच्छी समझ थी। इन डिमोनिक पाथ और लोन इमोर्टल्स के नजरिए से, ना सिर्फ वहां विजडम पाथ रैंक 8 के महान एक्सपर्ट पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क बल्कि लेजेंडरी इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट ज़ुओ ये हुई भी था। इस लड़ाई का फैसला हो चुका था, वो जीतने वाले थे। सब कुछ वैसा ही है जैसा पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ने प्रिडिक्ट किया था। हम गु फॉर्मेशन में बने इन छेदों से हमला करेंगे। जो भी दुश्मन को मारकर छेड़ को बड़ा करेगा, उसका कई गुना ज्यादा इनाम मिलेगा। यिंग वुजी चिल्लाया। शैडो सेक्ट की तरफ से शोर मच गया और उन्होंने सुपर गु फॉर्मेशन पर हमला कर दिया। राइचस पाथ की तरफ से भी रिएक्शन आया। जल्दी, छेड़ को बैंड करो। हम उन्हें अंदर नहीं आने दे सकते। मुझे गु फॉर्मेशन की दूसरी लेयर को एक्टिवेट करने के लिए वक्त चाहिए। सब लोग, वक्त हासिल करने के लिए उन्हें रोकने की कोशिश करो। चीगी ने पुकारा। ज़ुओ ये हुई ने ग्रे नाइट दोबारा इस्तेमाल कर लिया है, ये उसकी लिमिट है। यूज थोड़ा आराम करना पड़ेगा। अब वक्त है इन डिमोनिक पाथ के कमीनों को सबक सिखाने का। बाद चिल्लाया। फैंग युआन ने उन्हें सिकोड़ी। वो ज़ुओ ये हुई को एसेस कर रहा था। उसने ये भी देखा कि ज़ुओ ये हुई ने ग्रे नाइट इस्तेमाल करने के बाद वो थकावट की हालत में था। वो हौंफ रहा था और अपनी जगह पर बिना हिले खड़ा था। इससे फैंग युआन को थोड़ी राहत मिली। यहां इतने सारे सदर्न बॉर्डर गु इमोर्टल्स दी, कई लोग हिस्ट्री से वाकिफ वो ज़ुओ ये हुई के बारे में बहुत कुछ जानते थे। आखिरकार, जब भी ज़ुओ ये हुई प्रकट होता था, वो सदर्न बॉर्डर में तबाही मचाता था। बहुत सारे सदर्न बॉर्डर गु इमोर्टल्स को मिलकर काम करना पड़ता था, उसका मुकाबला करना पड़ता था। सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ सुपर क्लान्स के पास अपने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से ज़ुओ ये हुई के बारे में बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन थी। चैप्टर 1351, केओटिक लड़ाई, मारो, चार्ज। रोको उन्हें, हमें और वक्त चाहिए। डरो मत। तो क्या हुआ अगर ये ज़ुओ ये हुई है? गु फॉर्मेशन अभी भी है। हम अपने क्लान से मदद आने तक आराम से टिक सकते हैं। शैडो सेक्ट ने हमला किया, जबकि सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ ने पूरी जान से डिफेंस किया। गु फॉर्मेशन की तीसरी लेयर पहले ही आधी तबाह हो चुकी थी। हर तरफ क्रैक्स दिख रहे थे। इससे राइचस पाथ गु इमोर्टल्स को ज्यादा मदद नहीं मिल रही थी। एक केओटिक लड़ाई शुरू हो गई। रूम्बो। लगातार धमाके, हवा, आग, पानी और बिजली की टक्कर आसमान में आतिशबाजी की तरह फैल गए। कोई आजमाइश नहीं हुई। शुरू से हाई इमोर्टल गु और इमोर्टल किलर मूव्स का इस्तेमाल हुआ। लड़ाई लगभग फौरन ही गर्म हो गई। तुम इस जगह को डिफेंड नहीं कर सकती। फेरी मियाओ यिन हवा में उड़ते हुए मुस्कुराए। कियाओ सी उसके सामने थी। कियाओ सी चुप थी। सिचुएशन बहुत जल्दी बदल गई थी।
पहले राइचस पाथ के पास एडवांटेज था, लेकिन अब वो डिसएडवांटेज में थे। सुपर गू फॉर्मेशन के होते हुए भी वो सिर्फ पैसिवली डिफेंड कर सकते थे। उन्होंने अपनी पहल खो दी थी। राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स के लिए उनका एक ही मौका था कि वो रिइंफोर्समेंट्स का इंतजार करें। तुम लोग कौन हो? तुम लेजेंडरी इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट ज़ुओ येहुई को भी मोबिलाइज कर सकते हो। कियाओ सी लियू ने ध्यान से पूछो। फेरी मियाओ येन हंसी। वो जो तुम्हारी जिंदगी खत्म करेंगे। उसका कत्ल करने का इरादा बढ़ गया। उसकी युद्ध में एक चंद्रमा की परछाई उभार आई। इमॉर्टल किलर मूव, कर्व्ड मून। ये एक नज़र से होने वाला हमला था, क्योंकि इसका ऑरा पूरी तरह से छुपा हुआ था। एक बार इस्तेमाल होने पर कोई वक्त पर रिएक्ट नहीं कर पाता। इससे बचना बहुत मुश्किल था। कियाओ सी लियू फौरन इसकी चपेट में आ गई, लेकिन जल्द ही उसके ड्रेस और स्किन की सतह पर जेड ग्रीन रोशनी चमकी। हल्की रोशनी के अंदर लंबी विलो की टहनियां बन गईं। वो ब्रांचेस से बने हुए रिबन्स की तरह थी जो उसके चारों तरफ लिपटी हुई थी। वो स्वर्ग से आई किसी परी जैसी लग रही थी। स्विश स्विश स्विश। जेड विलो की टहनियां सिर्फ डिफेंसिव नहीं थी, वो तेजी से फेरी मियाओयिन की तरफ बढ़ी। उनकी मोबिलिटी काफी इंप्रेसिव थी। फेरी मियाओयिन हैरान रह गई। वो तेजी से पीछे हटी। उसने विलो की टहनियों से तो बच लिया, लेकिन उनके नीचे की परछाई से नहीं बच पाई। अन परछाइयों में से एक जहरीले सांप की तरह ऊपर उठी और फेरी मियाओयिन के जिस्म पर जा लगी। ये एक अटैच्ड मूव है। फेरी मियाओयिन अपने खूबसूरत चेहरे पर हैरानी नहीं छुपा पाई। अटैच्ड मूव्स, कंसेक्यूटिव मूव्स, स्प्लिट मूव्स और वेरिएशन मूव्स की तरह ही किलर मूव्स को एक्टिवेट करने की स्पेशल टेक्निक्स थी। आम लोगों के लिए इनमें महारत हासिल करना मुश्किल था। एक अटैच्ड मूव क्या था? आमतौर पर इसका मतलब दो अलग अलग इमॉर्टल किलर मूव्स दी, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। जैसे विलो ब्रांच का हमला जो कियाओ सी लियू ने इस्तेमाल किया, वो प्राइमरी मूव था। ब्रांचेस के नीचे की परछायां सेकेंडरी मूव थी, जो प्राइमरी मूव से जुड़ी हुई थी। जब प्राइमरी मूव इस्तेमाल होता था तो सेकेंडरी मूव के भी एक्टिवेट होने का एक सर्टेन चांस होता था, जो अपने असर दिखाता था। फेरी मियाओयिन ने नहीं सोचा था कि कियाओ सी लियू अटैच्ड मूव जैसी मुश्किल टेक्निक में माहिर होगी। वो बेखबर पकड़ी गई और विलो ब्रांच की परछाई से जख्मी हो गई। एक लंबा सा GHAAV बन गया और खून बहने लगा। फेरी मियाओयिन के खूबसूरत चेहरे पर यह साफ दिख रहा था। कियाओ सी लियू धीरे से हंसी। ओ नो, मेरा ध्यान भटक गया और मैंने तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दिया। अगर हम और लड़ेंगे तो तुम खूबसूरती में मेरे बराबर नहीं रहोगी। फेरी मियाओयिन ने नाक सिकोड़ी। कियाओ सी लियू ने पहल की और हमला किया। उसके चारों तरफ अनगिनत जेड विलो की टहनियां थी। यह भी जेड विलो किलर मूव से बनी थी। वो फर्टीली थी और दर्जनों लंबे विप्स की तरह लग रही थी, जो फेरी मियाओयिन पर बरस रही थी। हमले और तेज हो गए। ये एक जड़े तूफान जैसा था। फेरी मियाओयिन विप्स से घिरी हुई थी। यूज ना सिर्फ विप्स से बचना था, बल्कि उनकी परछाइयों से भी बचना था। आखिरकार किसी भी वक्त एक विप निकलकर फेरी मियाओयिन पर हमला कर सकता था। स्प्लैट स्प्लैट स्प्लैट। विप्स की आवाजें लगातार आ रही थी। भले हाई फेरी मियाओयिन अपना डिफेंस कर रही थी, उसके कपड़े अभी भी विप्स से फट रहे थे। फेरी मियाओयिन पीछे हटती गई और अपने हाथों से विलो की टहनियों से खुद को बचाने लगी। थोड़ी देर बाद उसके कपड़े फट चुके थे और उसका बर्फ जैसा सफेद जिस्म दिख रहा था। वो खूबसूरत और आकर्षक थी। कोई भी आदमी उस देखकर नाक से खून बहा देता। कियाओ सी लियू ने रास्ते भर उसका पीछा किया, लेकिन अच्छा वक्त ज्यादा देर नहीं टिका। उसकी दुश्मन अचानक चिल्लाई और उसकी पीठ पर एक जोड़ी पतली हाथ आ गए। फेरी मियाओयिन के अब 4 हाथ थे। उसके 4 हाथ उसकी रक्षा कर रहे थे और फेरी मियाओयिन ने अपनी स्थिर पोजीशन वापस पा ली। अब उसके लिए अन विलो को रोकना आसान था। कियाओ सी लियू ने मैन हाईमैन आहा भरी। यह इमॉर्टल किलर मूव था। वंडरस हैंड प्रोफाउंड साउंड, फेरी मियाओयिन का सिग्नेचर किलर मूव। कियाओ सी लियू इसके बारे में जानती थी। उसने पहले तेजी से हमला किया था ताकि फेरी मियाओयिन को चौंका सके, अपना प्रेशर बनाए रखे और यूज संभालने का मौका ना दे। लेकिन कियाओ सी लियू की टैक्टिक फेल हो गई। फेरी मियाओयिन आखिरकार इस मूव को इस्तेमाल करने में कामयाब हो गई। भले हाई फेरी मियाओयिन पर बहुत प्रेशर था, वो चाओलियान यू की तरह नई नहीं थी। फेरी मियाओयिन ने कोई गलती नहीं की। उसने प्रेशर झेला और अपने किलर मूव को सफलता से इस्तेमाल किया। उसके सफल होते ही सिचुएशन बदल गई। कियाओ सी लियू धीरे धीरे पीछे उड़ने लगी, अपने हमले रोक दिए और टूटे हुए गू फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके एट्रिशन की लड़ाई शुरू कर दी। वो फेरी मियाओयिन का पीछा करते हुए सुपर गू फॉर्मेशन से बाहर निकल गई थी। वापस जाना ही अकलमंदी थी। ए फ्लैट मेरी बारी है, सिस्टर सी लियू,
तुम्हें सहना पड़ेगा। फेरी मियाओ यिन मुस्कुराई, लेकिन उसकी नज़र बहुत गहरी थी। 4 हाथ तेजी से हिलने लगे। उसकी मुलायम, लंबी उंगलियां एक चकाचौंध कर देने वाली मोशन में हिल रही थी। डिंग डिंग, डांग डांग, क्लिंग क्लिंग, क्लैंग क्लैंग। उसकी उंगलियों के हिलने के साथ ही जब भी वो टकराती, तेज आवाजें सुनाई देती। आवाजें यहां तक कि आसपास की हवा में साउंड वेव्स पैदा करने लगी थी। साउंड वेव्स तेजी से बढ़ रही थी। फेरी मियाओ यिन सेंटर में थी और ये जल्द ही कुछ 100 कदम के रेडियस में फैल गई। गू फॉर्मेशन की टूटी हुई तीसरी लेयर साउंड के असर से कई गुना तेजी से टूट रही थी। साउंड वेव्स जल्दी से आई और उतनी ही जल्दी गायब हो गईं। कियाओ सी ल्यू का एक्सप्रेशन गंभीर था। उसने जल्दी से अपना बचाव किया। विलो की टहनियों ने उसके पूरे जिस्म को घेर लिया। दोनों एक डेडलॉक में थे और एक दूसरे छेड़ पर। शैंग क्लैन का गू इमॉर्टल शैंग ग्वाइली अपने हाथ बांधे छेड़ के सामने खड़ा था। ही लू लन को देख रहा था। उसके चेहरे पर घमंड और नफरत थी। सिर्फ एक रैंक 6 गू इमॉर्टल, तुमने हम पर हमला करने की हिम्मत की। तुम सच में मौत को दावत दे रही हो। मैं पहले तुम्हें मारूंगा, फिर अपने एलाइज की मदद करूंगा। ये कहते हुए वो यूएस जगह से गायब हो गया। अगले ही पाल वो ही लू लन के पीछे प्रकट हुआ। फिर उसने अपना सीधा हाथ बढ़ाया जो एक सफेद हड्डी के पंजे में बदल गया और ही लू लन की पीठ पर खरोंच मारी। प्लोप, एक हल्की सी आवाज गूंजी। सफेद हड्डी के पंजे ने ही लू लन के डिफेंसिव मेथड को फाड़ दिया। उसकी पीठ में घुस गया और टकराते ही खून के छींटे उड़े। हे लू लन गुस्से में चिल्लाई, पलटकर जवाबी हमला करने के लिए। शैंग ग्वाइली फिर से यूएस जगह से गायब हो गया। एक बार फिर टूटे हुए फॉर्मेशन में आ गया। हे लू लन का हमला मिस हो गया। वो गुस्से में गुर्राई। उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था। उसकी पीठ पर 5 गहरे GHAAV थे। शैंग ग्वाइली ने नफरत से मजाक उड़ाया, तुम कुछ भी नहीं हो। मैं अगले हमले में तुम्हारी जान ले लूंगा। हम? लेकिन अचानक उसका एक्सप्रेशन बदल गया। उसके सफेद हड्डी के पंजे पर ही लू लन का मांस और खून आग में जल रहा था। आग बहुत खास थी। वो जलते जलते बढ़ रही थी। पलक झपकते ही उसने शैंग ग्वाइली का पूरा सीधा हाथ ढक लिया। तुम इतनी आसानी से फंस गए। हे लू लन हंसी। इमॉर्टल किलर मूव, फ्लैश ब्लड फायर। ड्रैगनमैन, एक अधे उम्र का गू इमॉर्टल जिसकी नाक बड़ी थी। चाय हुओ जोंग ऊपर से नंगा था। उसकी पीठ और कमर चौड़ी थी। उसके जिस्म के मसल्स लाल चमक रहे थे, जैसे वो आग में हो। जब भी वो सांस लेता, उसकी नाक से धुआं निकलता। वो बेहद ताकतवर और दबंग था। वो अपनी जगह पर खड़ा था और अपने पीछे गू फॉर्मेशन के छेड़ को ब्लॉक कर रहा था। कम से कम तुम जानकार तो हो। बाइनिंग बिंग का एक्सप्रेशन साफ था। उसने अपना सीधा हाथ बढ़ाया। उसकी जड़ें जैसी उंगलियां बर्फीली एनर्जी से ढकी हुई थी और आसमान से स्नोफ्लेक्स गिर रहे थे। बूम! चाय हुओ जोंग के आसपास एक जोर की आवाज हुई। जमीन अंदर धंस गई और वो एक टोपे के गोले की तरह निकल कर बाइनिंग बिंग की तरफ लपका। ये लो! चाय हुओ जोंग हवा में चिल्लाया। उसकी नाक और मुंह से ढेर सारी आग निकली, यहां तक कि उसके पोस से भी आग निकल रही थी। एक पाल में भड़कती हुई आग ने बाइनिंग बिंग की नजर को भर दिया। बाइनिंग बिंग की निगाहें ठंडी थी। वो बची नहीं। उसने चाय हुओ जोंग को करीब आते हुए देखा। उसके होठ मुड़ गए। उसने जोश में पुकारा, आओ, हमला करो। अपनी बात पूरी करने से पहले वो आगे बढ़ी। उसका जिस्म चाय हुओ जोंग के मुकाबले छोटा सा था। ये एक मक्खी का आग से टकराने जैसा था। बूम! एक जबरदस्त धमाका हुआ। दोनों तरफ ने हमला किया और बीच में फंस गए। इस बैटलफील्ड को 2 हिस्सों में बांट दिया। आधा आग था और आधा बर्फ। वो एक दूसरे को धकेल रहे थे। आग में सारे जीवों को जलने की ताकत थी, जबकि बर्फ ने जमीन को एक बर्फीले इलाके में बदल दिया था। सारे जीवों को जमा रही थी। आग बर्फ को पिघला नहीं पा रही थी और बर्फ आग को जमा नहीं पा रही थी। कोई साफ जीतने वाला नहीं था। जब आग और बर्फ गायब हुए तो 2 फिगर्स हर एक छोर पर दिखाई दिए। बाइनिंग बिंग अपनी जगह पर खड़ी थी। उसकी ड्रैगन जैसी एंग में जोश और कॉन्सेंट्रेशन साफ दिख रही थी। दूसरी तरफ दबंग चाय क्लैन का गू इमॉर्टल कुछ कदम पीछे हटा। बाइनिंग बिंग को विश्वास न करते हुए देख रहा था। इम्पॉसिबल, तुम सिर्फ एक रैंक 6 गू इमॉर्टल हो। बाइनिंग बिंग मुस्कुराई और उसके बर्फीले सफेद दांत दिखे। मैंने पहले तुम्हारी तारीफ की थी कि तुम जानकार हो। लगता है मुझे वो वापस लेना पड़ेगा। जैसे ही उसने लेना पड़ेगा कहा, बाइनिंग बिंग फिर से आगे बढ़ी। जब उसने अपनी बात खत्म की, वो ठीक चाय हुओ जोंग के सामने थी। वो आसमान में उछली और उसका सीधा हाथ ऊपर उठा। वो बर्फ की देवी जैसी लग रही थी जो दुनिया में उतर आए हो। अपने साथ एक अनंत ब्लिजर्ड लाए हो। उसकी दिव्या शक्ति को रोकना नामुमकिन था।
इसके बाद बाइनिंग बिंग का सीधा हाथ चाय हुओ जोंग पर एक बड़े तेज ब्लेड की तरह गिरा। व्हाइट रैबिट, कुट्टी, मर जा। वू लियाओ की ईड़ खून से लाल थी, गुस्से और नफरत से भरी हुई। भले ही उसके वुअन से अच्छे रिश्ते नहीं थे और वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, लेकिन वो फिर भी वू क्लैन के गू इमॉर्टल्स थे। ए फ्लैट जब व्हाइट रैबिट ने वुअन को मार दिया, वू लियाओ ने नफरत से हमला किया, वुअन का बदला लेना चाहता था। लेकिन अफसोस की बात थी, लेडी व्हाइट रैबिट जो बदल चुकी थी, या कहें ब्लैक टाइग्रेस, के पास रैंक 7 कल्टिवेशन लेवल था, उसकी लड़ने की ताकत जबरदस्त बढ़ गई थी। वू लियाओ सिर्फ एक रैंक 6 गू इमॉर्टल था, वो लेडी व्हाइट रैबिट का कुछ नहीं कर सकता था, उल्टा उसकी अपनी जान खतरे में थी। पीछे हटो वू लियाओ, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। फैंग युआन ने वू लियाओ को रोका, जो लड़ने जा रहा था। उसके अंदर ठंडा कातिलाना इरादा था जब वो लेडी व्हाइट रैबिट के सामने खड़ा हुआ। चैप्टर 1352, फैंग युआन का मुकाबला ब्लैक टाइग्रेस से। ही। ब्लैक टाइग्रेस अजीब तरह से हंसी, उसकी खूबसूरत शक्ल बहुत बिगड़ी हुई लग रही थी। उसकी साफ, मासूम आंखें नापक रोशनी से भरी हुई थी, उसकी आंखों के नीचे गहरे गड्ढे थे, जैसे वो बहुत टाइम से सोई ना हो। उसका आईशैडो गाढ़ा था, एक काली तितली के पंखों जैसा, जो उसकी एंग से उसके ब्राउज तक फैला हुआ था। भले ही उसकी शक्ल ज्यादा नहीं बदली थी, लेकिन वो नापक और जालिम हो गई थी, उसका रवैया पूरी तरह बदल गया था, मासूम और कमजोर रूप इस रूप से बिल्कुल अलग था। व्हाइट रैबिट ट्रू इनहेरिटेंस, इंटरेस्टिंग। फैंग युआन का जिस्म तेज रोशनी में चमका। जब रोशनी गायब हुई, फैंग युआन एक बड़े कछुए में बदल चुका था। इमॉर्टल किलर मूव, डिविनेशन टॉर्टस ट्रांसफॉर्मेशन। ग रैंक 7 फॉर्मेशन पाथ गु इमॉर्टल चीगी ने एक मुंह भर खून थूका। लानत है, लानत है। वो लगातार गालियां दे रहा था, सामने तैर रहे इमॉर्टल गु के टूटे हुए लाश को देख रहा था। यह इमॉर्टल गु असल में ज़ुओ ये हुई के हमले से डैमेज हुआ था। पहले जब चीगी ने सुपर गु फॉर्मेशन की दूसरी लेयर को एक्टिवेट करना चाहा, तो यह इमॉर्टल गु अपनी लिमिट पर पहुंच गया और टूट गया। गु फॉर्मेशन एक्टिवेशन फेल हो गया, इससे एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा और दूसरे इमॉर्टल गु भी डैमेज हो जाएंगे। चीगी को अपने जिस्म का इस्तेमाल करके गु फॉर्मेशन के टूटने का झटका सहना पड़ा, ताकि वो तबाह होने से बच जाए। लेकिन इस प्रोसेस में वो जख्मी हो गया। क्या चोट गहरी है? बाद जल्दी से चेक करने आया। चीगी ने अपने मुंह में भरा खून निगल लिया, उसका चेहरा एक मुर्दे की तरह पीला था, बहुत गहरी। ये टूटा हुआ इमॉर्टल गु एक है पिलर में से एक है। गु फॉर्मेशन की दूसरी लेयर में 3 लाख गु वॉर्म्स हैं, लेकिन ऐसी अहमियत वाले सिर्फ 4 इमॉर्टल गु हैं। हमें एक रिप्लेसमेंट ढूंढना होगा और गु फॉर्मेशन की दूसरी लेयर को एक्टिवेट करना होगा। इस गु फॉर्मेशन में कई जुड़ी हुई लेयर्स हैं, दूसरी लेयर के बिना पहली लेयर एक्टिवेट नहीं हो पाएगी। थोड़ी देर रुकने के बाद चीगी परेशान एक्सप्रेशन के साथ चिल्लाया, जिस किसी के पास अर्थपात इमॉर्टल गु है, मुझे एक चाहिए। ये जिंदगी और मौत का सवाल है। उसके पास बाक्वान फंग और बाडे ने बेबस होकर एक दूसरे को देखा। पहला एक विंड पाथ गु इमॉर्टल था, जबकि दूसरा वुड पाथ, उनके पास अर्थपात इमॉर्टल गु नहीं था। चीगी को अपने घाव भरने थे। बाक्वान फंग और बाडे पूछताछ करने चले गए। उन्हें एक एक करके पूछने की वजह यह थी कि वो इस बुरी खबर को छुपाने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार मानसिक स्थिति लड़ने की ताकत पर असर डालती थी, जितने कम लोगों को पता चले उतना अच्छा। शुक्र है 5 रीजन्स में से सदर्न बॉर्डर में सबसे ज्यादा अर्थपात गु इमॉर्टल्स थे। जल्द ही कुछ लोगों ने आवाज उठाई, वो अपने अर्थपात इमॉर्टल गु देने को तैयार थे। चीगी को चुनना था। अर्थपात इमॉर्टल गु चुनना आसान नहीं था, लेकिन उस टूटे हुए गु के सबसे करीब वाला ढूंढने की कोशिश करनी थी। चीगी के GHAAV अभी भरे नहीं थे, लेकिन उसको कोई परवाह नहीं थी। अब मुझे इसे डिड्यूस करना होगा और यूएस अर्थपात इमॉर्टल गु को इस गु फॉर्मेशन में जोड़ने की कोशिश करनी होगी। मेरी सुरक्षा तुम्हारे हाथों में होगी। ये काम बहुत रिस्क भरा था, वो अपनी जिंदगी दूसरों के हाथों में दे रहा था। लेकिन चीगी का एक्सप्रेशन मजबूत था, उसने बिल्कुल भी हिचकिचाया नहीं। वो जानता था कि अब कोई और रास्ता नहीं है, वक्त कम था, यूज जुआ खेलना ही पड़ेगा। बादा का एक्सप्रेशन गंभीर था, उसने सर हिलाया, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी जान की रक्षा करूंगा। अगर ज़ुओ ये हुई भी आ गया, तो यूज पहले मेरी लाश पर से गुजारना होगा। वो सच्चा था, ये झूठ नहीं था। इस सिचुएशन में भले हाई बादा के पास लड़ने की बहुत ताकत थी, वो ज़ुओ ये हुई का मुकाबला नहीं कर सकता था, लड़ाई का रुख नहीं बदला जा सकता था। वो फंग जियोगे या फैंग युआन नहीं था,
जिसके पास रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील था। बादा को नहीं पता था कि वो क्लैन का इमॉर्टल गू हाउस रास्ते में है। लेकिन जैसे हाई शैडो सेक्ट ने हमला किया, उसने फौरन अपने इंफॉर्मेशन पाथ मेथड्स का इस्तेमाल करके बाक्लैन को इन्फॉर्म कर दिया था। और भी गू इमॉर्टल्स द जिन्होंने ऐसा ही किया था। अपनी पूरी ताकत से डिफेंड करना, यही सबके जिंदा बचने का एक लौटा रास्ता था। इस तरह चीगी का ध्यान और कॉन्सेंट्रेशन गू फॉर्मेशन पर केंद्रित हो गया। और बाडे, जिसके पास सबसे ज्यादा लड़ने की ताकत थी, ग्रुप को लीड करते हुए जगह को डिफेंड कर रहा था। वू क्लैन और कियाओ क्लैन की मुश्किल में होने की वजह से उनकी रेपुटेशन बहुत गिर गई थी। बा क्लैन का बाद सबसे सूटेबल लीडर बन गया। बाद ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। चीगी को प्रोटेक्ट करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट शख्स होने के नाते वो पीछे ही रहा और बैटलफील्ड को ऑब्जर्व करता रहा। कुल मिलाकर राइचस पाथ का डिफेंस काफी स्टेबल था। राइचस पाथ के गू इमॉर्टल एलीट्स टूटे हुए गू फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे थे, वो वक्त पर पीछे हट सकते थे। इस बीच भले हाई डिमोनिक पाथ गू इमॉर्टल्स शान से आए थे, उनके पास मजबूत एक्सपर्ट्स की कमी थी। ऐसा नहीं था कि सदर्न बॉर्डर में डिमोनिक पाथ या लोन इमॉर्टल एक्सपर्ट्स नहीं थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर ईटियन माउंटेन में मर गए थे। भले ही यूएस लड़ाई में राइचस पथ को भी बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन डिमोनिक पथ के मुकाबले राइचस पाथ ज्यादा स्टेबल था। ढेर सारे रिसोर्सेस के साथ गू इमॉर्टल एक्सपर्ट्स पैदा करना आसान था। कोई भी सोच सकता है, जब तक कुछ होता नहीं, इस रेट पर आने वाले वक्त में सदर्न बॉर्डर का राइचस पाथ डिमोनिक पाथ और लोन कल्टिवेटर्स को बुरी तरह दबा देगा। बाद की नज़र फेरी मियाओयिन, ही लूलैन और बाइनिंग बिंग के बैटलफील्ड से गुजरी और आखिर में फैंग युआन पर जा रुकी। वो ये है, उसने ये नाम धीरे से कहा, कुछ जज्बात महसूस करते हुए। पहले वो ये है को दबाना और वो क्लैन को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन अब उन्हें मिलकर काम करना था। बाद के बहुत अरमानदा वो क्लैन की जगह लेना और बा क्लैन को आगे बढ़ाना चाहता था। लेकिन अब इस मजबूत दुश्मन के सामने वो ये है के साथ काम करने को तैयार था। उसका दिमाग खुला हुआ था। ऑफ कोर्स यह टेम्पररी था, जैसे ही संकट टला जाएगा बाद उनसे फिर से निपटाता। इस घटना से बाद के पास फैंग युआन पर एक बड़ा होल्ड आ गया था। वू क्लैन और कियाओ क्लैन में मिसहैप होने से पहले बाद ने खुद को रोक रखा था। उसने इमॉर्टल अपॉर्चुनिटी बिजनेस का इस्तेमाल उससे परेशान करने के लिए नहीं किया था। उसने अब तक सब्र किया था, आखिरकार रिजल्ट्स दिखने लगे थे। ब्लैक टाइग्रेस इधर उधर कूद रही थी, वो बहुत फर्टीली थी, कई वज्र थॉट्स से बच रही थी। उसकी पर्सनैलिटी बदलने के बाद इस पुरानी लेडी व्हाइट रैबिट ने डार्क पाथ के तरीके इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, उसका रैंक 6 कल्टिवेशन लेवल रैंक 7 में बदल गया था। यह बिल्कुल ही अजीब था। लेकिन वो कितनी भी तेज हिले, वो फैंग युआन के थॉट्स से बस थोड़ा ही तेज थी। वक्त अब बदल चुका था। अगर ये वो फैंग युआन होता जिसने अभी अभी वज्र थॉट इमॉर्टल गू हासिल किया था, तो शायद वो ब्लैक टाइग्रेस को संभाल नहीं पाता। लेकिन अब फैंग युआन इस मूव से बहुत फैमिलियर था। थॉट्स बारिश की तरह बिखर रहे थे, उस पर हमला कर रहे थे और एक दूसरे के साथ मिलकर हमलों का एक बड़ा जाल बना रहे थे। भले हाई ब्लैक टाइग्रेस उनसे बच रही थी, वो अभी भी अनगिनत थॉट्स से घिरने वाली थी। इमॉर्टल किलर मूव, कॉर्नर टाइगर। ये महसूस करते हुए कि वो डिसएडवांटेज में है, ब्लैक टाइग्रेस का ऑरा फैट पड़ा और उसके पैरों की उंगलियां हल्की से जमीन पर टिकी। काला लिक्विड जमीन पर फैलना शुरू हो गया। एक सांस के वक्त के बाद पानी एक तलब के साइज का हो गया। 2 सांस के वक्त के बाद काले पानी में बुलबुले उठने लगे। 3 सांस के वक्त के बाद एक घोड़े के साइज की चिपकली काले पानी से निकली। ये चिपकली काले रंग की थी और उसकी ऊँग चमक रही थी। ये असली नहीं थी, यह डार्क पाथ किलर मूव से बनी थी। चिपकली तेजी से हिली, अपने पैर फैलाए और हवा की तरह चली, ब्लैक टाइग्रेस को अपनी पीठ पर बिठाकर दूर ले जा रही थी। ब्लैक टाइग्रेस के मुकाबले फैंग युआन, जो एक डिविनेशन कछुए में बदल चुका था, बहुत धीमा लग रहा था। ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसने हिलना बैंड कर दिया था। उसने गू फॉर्मेशन के छेड़ को ब्लॉक कर दिया था। भले हाई फैंग युआन हिल नहीं रहा था, उसके बनाए हुए वज्र थॉट्स छोटे कछुए के शेल्स की तरह थे। वो फर्टीली से हिल रहे थे और डिविनेशन कछुए के जिस्म के चारों तरफ एक इनक्रेडिबल नंबर में घूम रहे थे। लड़ाई शुरू होने के बाद से फैंग युआन वज्र शेल का इस्तेमाल कर रहा था। कछुए के शेल वाले थॉट्स तेजी से उड़े। फैंग युआन के पास एक सोचा समझा प्लान था। उसने पहले इन थॉट्स का इस्तेमाल खुद को डिफेंड करने के लिए किया और फिर नए वालों को बाहर भेजा। ब्लैक टाइग्रेस काली चिपकली के ऊपर खड़ी थी। वो आसानी से हिल सकती थी, लेकिन वो दांत पीस रही थी। ऊपर से
उसकी स्पीड एक एडवांटेज थी, उसके पास पहल थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि उस टूटे हुए फॉर्मेशन पर हमला करने के लिए फैंग युआन की रुकावट को पार करना था। लेकिन फैंग युआन उसका रास्ता रोक रहा था। ब्लैक टाइग्रेस ने हर तरफ से हिलने की कोशिश की, फैंग युआन को पार करने की कोशिश करती रही। वो अन कछुए के शेल वाले थॉट्स के आसपास घूमती रही और जानबूझकर कमजोरी दिखाई, लेकिन फैंग युआन उसके जाल में नहीं फंसा। उसने मजबूती से अपना डिफेंस किया और ब्लैक टाइग्रेस को बाहर धकेलता रहा। फैंग युआन ब्लैक टाइग्रेस के ट्रम्प कार्ड से थोड़ा सतर्क था। भले हाई फैंग युआन को उसका नाम नहीं पता था, उसने देखा था कि कैसे वो उसकी चपेट में अनजाने में आने के बाद काले पानी के एक पूल में बदल गया था। ब्लैक टाइग्रेस ने वो मूव मेरे लिए तैयार किया था। वो मुझसे मिलना चाहती थी लेकिन मैंने माना कर दिया, इसलिए उसने वो वुअन पर इस्तेमाल कर दिया। इसका मतलब है कि इस मूव की रंगे छोटी है, वो काफी लिमिटेड है। जैसे डार्क असैसिनेशन, भले हाई और छुपा हुआ हो और उसमें बहुत ताकत हो, लेकिन कमी साफ है। फैंग युआन और ज्यादा थॉट्स बनाने लगा। कछुए के शेल वाले थॉट्स बिना किसी गैप के घूम रहे थे, ये भयानक था। ब्लैक टाइग्रेस को पीछे हटना पड़ा। इतने सारे कछुए के शेल्स देखकर वो इतने गुस्से में थी कि उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। ये कछुए का ट्रांसफॉर्मेशन आप पर सच में सूट करता है, लॉर्ड वू यी है। वो मुस्कुराई, एक जालिम मुस्कान दिखाते हुए जो कत्ल करने के इरादे से भरी थी। लेकिन ये मत सोचना कि मेरे तरीके बस इतने ही हैं। ये लो। ऐसा कहते हुए ब्लैक टाइग्रेस ने अपना मुंह खोला और फैंग युआन पर निशाना लगाया, अपनी छोटी सी जीभ बाहर निकालकर। उसकी जीभ क्यूट और पिंकश थी, लेकिन उसके होठ स्याही की तरह ये काले होठों और गुलाबी जीभ का एक साफ कॉन्ट्रास्ट था। उसकी जीभ तेजी से हिली। ये एक क्यूट पड़ोस की लड़की की तरह था जो एक फनी फेस बना रही हो। लेकिन फैंग युआन को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक महसूस हुई, उसे गहरी चोट लगी। उसने जल्दी से पलट कर देखा, उसने अपने शेल पर एक छोटा सा छेद देखा। ये छेद बस एक बेसिन के साइज का था, विशाल कछुए के साइज के मुकाबले कुछ भी नहीं था। लेकिन ये बहुत गहरा था, घाव बाहर की तरफ फैल रहा था, काला धुआं छेद से उठता हुआ दिख रहा था, एक चटकने की आवाज आ रही थी। चैप्टर एंड।